मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस क्लास में समझेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिसका नाम है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को समझने से पहले जान लेते हैं कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। सरल शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, राइट। अधिकार क्षेत्र को भी ये ऐसा टर्म है एक्चुअली ज्यूरिसडिक्शन, जो आप सीपीसी में भी देखते हैं, सीआरपीसी में भी देखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते हैं। तो ज्यूरिसडिक्शन को समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कोई भी केस है, ठीक है, तो या तो वो सिविल कोर्ट्स में जाता है या फिर वो क्रिमिनल कोर्ट्स में जाता है या फिर वो एपिक्स कोर्ट्स या फिर हाई कोर्ट्स में जाता है, राइट। पर कौन सी कोर्ट किस चीज को सुनेगी ये डिपेंड करता है, किस मैटर को सुन सकने की क्षमता रखती है ये डिपेंड करता है उसके ज्यूरिसडिक्शन पे, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ अधिकार क्षेत्र। सीपीसी में तो आप देखते हैं कि सीपीसी में तो ये 3 तरह का होता है जिसे हम टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी कहते हैं, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन यानी कि जो पैसे के संबंध में होता है, मनी लिमिट्स कितनी है कोर्ट्स की, ठीक है। टेरिटोरियल आपका क्षेत्र के बेसिस पर हो गया और सब्जेक्ट मैटर के ऊपर होता है एक यानी कि हिंदी में उसे बोलते हैं विषय वस्तु पर अधिकार, ठीक है। यानी कि कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जिस पर कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, ठीक है। यहाँ जो हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन की, तो यहाँ हम उसके टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं करने वाले, ना ही हम पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे ज्यूरिसडिक्शन ओवर द सब्जेक्ट मैटर, राइट। तो मैंने एक चार्ट की फॉर्म में एक तरीके से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट आखिर कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करता है। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके सामने ये पूरी लिस्ट है। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से आप क्या समझते हैं? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का वो वाला ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसमें कि कोई भी केस डायरेक्टली बिना कहीं लोअर कोर्ट्स में यानी कि बिना निचली अदालतों में जाए सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। तो ऐसे अधिकार को हम कह देते हैं उसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो अभी केवल इतनी सी बात पे चीज़ समाप्त नहीं हो जाती है, इसको हमें गहराई से समझने के लिए देखना होगा कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को दर्शाते हैं। अगर हम ओवरऑल खोल कर बैठ जाएं ये ज्यूरिसडिक्शन वाला पार्ट बेयर एक्ट में, तो आपको सिर्फ वहाँ पर देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 131 ऐसा आर्टिकल है जो कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। पर क्या सच में इतनी सी है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की? क्या केवल वही मैटर जो आर्टिकल 131 में बताया गया है, केवल इतना सा ही सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सुन सकती है? देन द आंसर इज नो। क्योंकि जब आपने बेयर एक्ट पढ़ना शुरू किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि स्टार्टिंग में ही मतलब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बाद ही एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 71, ठीक है। आर्टिकल 71 बताता है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के डिस्प्यूट को लेकर है, ठीक है, मतलब इनका जो इलेक्शन हुआ अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है, नो मैटर एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, देन दैट विल बी डायरेक्टली हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है? तो हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए आप आर्टिकल 71 जब भी पढ़ेंगे आप उसको इसी कैटेगरी में लिखेंगे, ठीक है। अब इससे भी पहले एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपने जब फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, पार्ट नंबर 4 की मैं बात कर रही हूँ, पार्ट नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ फंडामेंटल राइट्स की। तो वहाँ आपने देखा होगा आर्टिकल 32, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ इस कैटेगरी के अंडर लिख सकते हैं आर्टिकल 32 को भी, ठीक है।
अब तीसरे नंबर पर जो क्लियरली लिखा हुआ है जहाँ पर कि ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, दैट इज आर्टिकल नंबर 131, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 131 अब क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट हो जाए, मतलब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिस्प्यूट किसी स्टेट के साथ हो जाए, तो वहाँ अगर ये वाला मैटर कहाँ डायरेक्टली कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस एनी स्टेट वर्सेस स्टेट और स्टेट्स, ठीक है। स्टेट और स्टेट, ठीक है, वर्सेस स्टेट। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लस कोई भी स्टेट वर्सेस अनदर स्टेट, अगर डिस्प्यूट इनके बीच में है, तो भी उसको कौन सुनेगा, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है वो है आपका स्टेट वर्सेस स्टेट अगर हो जाता है, स्टेट वर्सेस स्टेट। तो ये अगर मैटर्स हैं जो कि इनके बीच में अगर डायरेक्टली डिस्प्यूट है, तो दैट विल बी डायरेक्टली हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ वी कैन से दैट ये दीज आर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड हम बात करते हैं एपिलेट जुरिस्डिक्शन के। एपिलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब नाम से हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि अपील की बात हो रही है यहाँ पर, अपील, ठीक है। तो अगर कोई भी मैटर है जो पहले लोअर कोर्ट देख रही थी, अब वो जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो उसे हम सुप्रीम कोर्ट का एपिलेट जुरिस्डिक्शन कह देते हैं, अपीलीय अधिकार, ठीक है। तो ये भी फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, सिविल मैटर है या फिर क्रिमिनल मैटर है। क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था जुरिस्डिक्शन एक ऐसा वर्ड है जो हमें तीनों ही केस में देखने को मिलता है, तीनों ही बैरेक्ट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की, एक्चुअली होता क्या है, जब भी अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, दैट इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड, which required interpretation of constitution, interpretation of constitution, ठीक है। अगर ऐसा मैटर है तो फिर उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट एज एन अपील एंटरटेन कर सकता है, उसे डिसाइड कर सकता है। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास हैं जहां पर अगर सपोज कोई ऐसे क्लियरिटी नहीं है प्रोविजन को लेकर और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना ज़रूरी है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो और उस पर्टिकुलर केस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे मैटर अपील के थ्रू आपके सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। तो इसकी जो स्पेशली बात करता है, अगर हम बात करें आर्टिकल 132 की, ठीक है, 132 अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर की बात करता है। एक और चीज़ इसमें लिखी गई है जो कि बात है 134A। 134A के अंडर अगर हाई कोर्ट इस बात को सर्टिफाई कर दे कि ये एक ऐसा मैटर है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए, तो भी उस मैटर को सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे सबसे पहली अगर हम बात करें तो
यही कि इसमें सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है। दूसरा अगर हम देखें कि 134 के अंडर सर्टिफिकेट दिया है, हाई कोर्ट ने इस बात को सर्टिफाई कर दिया है कि कोई ऐसा ग्राउंड है जो एग्जिस्ट करता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट को केस सुनना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के लिए अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 132 को आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आता है सिविल मैटर। सिविल मैटर के लिए जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज गिवन अंडर आर्टिकल 133। ठीक है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, मतलब सिचुएशंस हैं जहां ये जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया जा सकता है। सबसे पहला है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन होना चाहिए, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि जनरल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। ठीक है, तब उस ऐसे मैटर को सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, सिविल मैटर को इन अपील। या फिर ये जो सिचुएशन थी 134A वाली, ये अप्लाई करती हो कि हाई कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया हो, सॉरी, या फिर नहीं हम कहेंगे एंड, क्योंकि एंड लिखा हुआ है, मतलब ये सिचुएशन तो होनी ही चाहिए, ये क्राइटेरिया तो पूरा होना ही चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट में सिविल मैटर की अपील को सुना जाना है तब। ठीक है, तो ये कुछ आपने केसेस देखे जहां पर सिविल मैटर में आप अपील कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्रिमिनल मैटर पे। अब क्रिमिनल मैटर में क्या सिचुएशन है? क्रिमिनल मैटर में बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है ये, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, क्रिमिनल मैटर में क्या हुआ है कि अगर किसी भी क्रिमिनल कोर्ट के पास अगर कहीं से, मतलब क्रिमिनल कोर्ट नहीं, सॉरी, हाई कोर्ट के पास, अगर हाई कोर्ट के पास क्या हुआ है, क्रिमिनल कोर्ट में मतलब केस चलते चलते हाई कोर्ट के पास पहुंच गया और हाई कोर्ट ने जैसे ट्रायल कोर्ट ने तो क्या किया था, एक ऐसा ऑर्डर दिया कि उसमें जो एक्यूज पर्सन था उसको एक्विट कर दिया गया। अब ये मैटर जब हाई कोर्ट पहुंचा ट्रायल कोर्ट से, तो हाई कोर्ट ने इस पूरे जजमेंट को बदलते हुए उस पर्सन को, मतलब एक्यूज पर्सन को सुना दी डेथ सेंटेंस। ठीक है, डेथ सेंटेंस। एक्चुअली क्रिमिनल मैटर को भी ना आप दो पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला तो है विदाउट सर्टिफिकेट। विदाउट सर्टिफिकेट की मैं अगर बात करें तो इसका मतलब आपको वहां ध्यान रखना है आर्टिकल 134A। ठीक है, तो विदाउट सर्टिफिकेट मतलब जहां आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाई कोर्ट से, वो वाले मैटर। ठीक है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा, इसको हटा ही देते हैं यहां से। ठीक है, और ये है विद सर्टिफिकेट, विद सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। जब मैं बात कर रही हूँ इस केस की, ठीक है, यानी कि जब ट्रायल कोर्ट ने एक एक्यूज पर्सन को एक्विट किया था, पर हाई कोर्ट ने उसके पूरे जजमेंट को बदलते हुए वो एक्विटेड एक्यूज को डेथ सेंटेंस सुना दी, ऐसे केस में वो एक्यूज सुप्रीम कोर्ट जा सकता है बिना हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लिए। ठीक है, दूसरा सिचुएशन है जब यहां तो हुआ कि ट्रायल कोर्ट से केस हाई कोर्ट पहुंचा, तब ऐसा हुआ, पर अगर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट से केस को विड्रॉ करवा ले, क्या करवा ले, विड्रॉ करवा ले, और खुद ही उस केस को डिस्पोज ऑफ कर दे, यानी कि खुद ही उस केस को डिसाइड कर दे, और डिसाइड करते हुए वो डेथ सेंटेंस सुना दे एक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, तो ऐसे केस में भी एक्यूज बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन ऐसी थी। और तीसरा जो है जिसमें विद सर्टिफिकेट है, तो विद सर्टिफिकेट के लिए आपको समझना पड़ेगा आर्टिकल नंबर 134A इटसेल्फ। आर्टिकल नंबर 134A टेल्स अस इन वेरी सिंपल वर्ड्स दैट अगर हाई कोर्ट को सही लगता है, इफ हाई कोर्ट डीम्स फिट,
ऑन इट्स ओन मोशन कि दिस केस शुड बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो वो उस सर्टिफिकेट को ग्रांट कर सकता है। या फिर सेकेंड सिचुएशन है कि अगर पार्टीज एप्लीकेशन लगाती हैं, ठीक है, और वो एग्रीड पार्टीज हैं और एप्लीकेशन लगाने के बाद हाई कोर्ट को लगता है कि हमें इनको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है, तो बेसिकली हाई कोर्ट की सुओ मोटो पावर भी है और वो पार्टीज के एप्लीकेशन लगाने पर भी सर्टिफिकेट ग्रांट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ क्रिमिनल मैटर में हमने देखा कि विदाउट सर्टिफिकेट कब होगा, जब हाई कोर्ट ने या तो केस को विड्रॉ करके डेथ सेंटेंस सुना दी है या फिर ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया है और डेथ सेंटेंस एक्यूज को सुना दी है। देयर यू डोंट नीड टू टेक सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट अंडर 134A, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यू ज्यूरिसडिक्शन की। रिव्यू मतलब फिर से अपने ही जजमेंट को देखना, ठीक है। अब रिव्यू की पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। रिव्यू की पावर जो होती है वो इनहेरेंट पावर नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस लॉ जो है वो पावर नहीं देता कोर्ट को, तब तक वो रिव्यू की पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। जैसे हम सीपीसी में देखते हैं कि बिल्कुल अंडर आर्टिकल आपका जो रेफरेंस रिव्यू 114 जो है, सेक्शन 114 सीपीसी का, वो रिव्यू की पावर देता है सिविल कोर्ट्स को, ठीक है। पर यहाँ अगर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो आपका जो आर्टिकल 137 है रिव्यू का, तो वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपने खुद के जजमेंट को रिव्यू करने की पावर है। तो ये भी एक उसका ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। और ये तभी ग्रांट किया जाता है जब पार्लियामेंट बाय रूल्स बाय लॉज ये पावर देती है कोर्ट्स को, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट हैज़ दिस पावर, तो आप इसमें आर्टिकल मेंशन कर सकते हैं, आर्टिकल 137, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पे। एडवाइजरी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ जो है वो एडवाइस दी जा रही है। अब कौन किसे एडवाइस कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट एडवाइस कर रहा है प्रेसिडेंट को, पर करेगा तब ही जब प्रेसिडेंट उससे डिमांड करेंगे, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ओपिनियन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। पर याद रखिए, पहली बात तो प्रेसिडेंट किन मैटर में ओपिनियन ले सकते हैं? प्रेसिडेंट जो है, अगर आप आर्टिकल 143 खोलें, ठीक है, इसमें कंसल्ट करने की पावर दी हुई है आर्टिकल 143 में, तो किसी भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ विच इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऐसे मैटर पर प्रेसिडेंट कैन आस्क द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि आपका क्या कहना है, ठीक है। तो ये ओपिनियन ले सकते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ओपिनियन देता है तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। आपने भी देखा होगा, कई बार अपने दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, ठीक है, तो कि बताओ यार मैं इस केस में क्या करूं, ठीक है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। पर क्या जो दोस्त ने बोल दिया वही मानते ही मानते हैं? ज़रूरी तो नहीं है। आपकी तब भी उसके बाद इच्छा होती है कि आप उससे अबाइड कर भी सकते हैं, नहीं भी। सेम इज द केस विद द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने को ओपिनियन चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दे दिया, ठीक है, तो वो बाइंडिंग नहीं होगा प्रेसिडेंट पर, ठीक है। तो ये कुछ ज्यूरिसडिक्शनल पावर थी सुप्रीम कोर्ट की, हमने अलग अलग तरीकों से इनको समझा और आई होप आपको इस कैटेगरी को विद आर्टिकल्स आपने समझ लिया होगा। एंड दिस इज इट फॉर टुडे। Please continue watching further lectures for more information, for more questions which might come in your exams, ठीक है। तो आगे हम और क्वेश्चंस पर भी डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।